24 सितंबर 2014। बेंगलुरु में एक शांत सी सुबह। आज कुछ खास होने वाला है। ये इंडिया के सबसे डेयरिंग मिशंस में से एक के लिए फैसले घड़ी है। ये है मार्स तक होने वाली इसकी पहली इंटरप्लैनेटरी जर्नी। बेंगलुरु के मिशन कंट्रोल रूम में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अपनी आंखों के सामने हिस्ट्री को अनफोल्ड होता देख रहे हैं। भारत के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के टॉप बॉसेस के राधाकृष्णन और एएस किरण कुमार इस मिशन की प्रोग्रेस पर बेहद खामोशी से नजर रख रहे हैं। किसी को यकीन नहीं था कि इंडिया इस मिशन को अंजाम दे पाएगा। या इंडिया जल्द ही अपनी पहली ही कोशिश में एलुसिव रेड प्लैनेट तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन इस एक्साइटमेंट से भरे मोमेंट को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बनाती है ये बात कि मार्शियन ऑर्बिट में दाखिल होने वाले अहम पलों के दौरान स्पेसक्राफ्ट मंगलयान मार्स के पीछे पहुंच जाएगा और धरती से नजर नहीं आएगा, जिससे मिशन टीम के साथ उसका सारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। मिशन कंट्रोल रूम में टेंशन बहुत ज्यादा है। 300 दिन, पृथ्वी से 65 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी, और अब वो पल आ पहुंचा है जो ये तय करेगा कि क्या इंडिया का मार्स ऑर्बिटर या मंगलयान मार्शियन ऑर्बिट में कामयाबी से दाखिल हो पाया। दो साल पहले बेंगलुरु, साउथ इंडिया। इसे साइंस और इनोवेशन का एक हॉटबेड कहा जा सकता है। ये है इंडिया की सिलिकॉन वैली। ये इंडिया की स्पेस सिटी भी है और यहाँ देश के कई स्पेस सेंटर्स मौजूद हैं। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, इसरो सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड टेस्ट एस्टैब्लिशमेंट। मार्स के लिए इंडिया के एडवेंचर की शुरुआत 2012 में हुई थी, जब इंडिया के स्पेस साइंटिस्ट्स ने मार्स पर एक ऑर्बिटर भेजने के लिए एक एम्बिशियस प्लान के बारे में सोचा। ये इंडिया की पहली इंटरप्लैनेटरी जर्नी होने वाली थी। कामयाब होने पर मार्स तक पहुंचने वाली दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी और एशिया में पहला देश बनने वाला था। अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने मार्स ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन के तहत भारत का अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के पास जाकर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करें। मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी में कई फ्रंट्स पर इंडिया और चाइना के बीच एक एशियन स्पेस रेस शुरू होगी और कम से कम मार्स पहुंचने में इंडिया के पास वो अपॉर्चुनिटी है जिससे वो चाइना से आगे निकल जाएगा। 2011 में जब चाइनीज मिशन फेल हुआ, उस वक्त इंडिया के पास उससे आगे निकलने का एक मौका था। सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, इंडिया। 2013 में इंडिया ने मार्स तक एक ऑर्बिटर भेजने के प्लान को एक्शन में बदलना शुरू किया। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट्स ने PSLV को एक लॉन्च व्हीकल के तौर पर चुना, क्योंकि ये इंडिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट्स में से एक है। PSLV C-25 रॉकेट की ऊंचाई किसी 15 मंजिला इमारत जितनी है, लेकिन इतना बड़ा साइज होने के बावजूद इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये मंगलयान को सीधे ही मार्स तक भेज सके। ऐसे में उन्हें इतने पावरफुल रॉकेट की जरूरत थी जो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकालकर सीधे मार्स की तरफ ले जाए। और ये ज्यादा पावरफुल रॉकेट था GSLV। इस मामले में दिक्कत सिर्फ ये थी कि ये अब भी डेवलप और टेस्ट हो रहा था, लेकिन साइंटिस्ट्स इस मिशन में और देरी नहीं कर सकते थे। V.R. मूर्ति ने मार्स तक की इंडिया की जर्नी की काबिलियत को इवैल्यूएट किया। वो इसकी वजह बता रहे हैं। ये मॉडल है अर्थ, मार्स और सन का, और हम जानते हैं कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ अलग अलग रफ्तार से घूम रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से पता चलता है कि हमारे लिए मार्स तक जाने के लिए तकरीबन डेट होगी 24 सितंबर 2014, और अगर हम ये मौका चूकते हैं तो हमें अगला मौका 26 महीने के बाद मिलेगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसी डेट को जाएंगे जो हमने कैलकुलेट की है,
on Mars on 24th September 2014. इसका मतलब था कि मंगलयान को पृथ्वी की ऑर्बिट को एकदम सही वक्त पर छोड़कर मार्स के सफर के लिए आगे बढ़ना था और मार्स के ऑर्बिट में दाखिल होना था 24 सितंबर 2014 को। यानी मार्स यहां पर होगा और मंगलयान यहां पर होगा। अगर हम जल्दी लॉन्च करते हैं तो मंगलयान मार्स से आगे पहुंच जाएगा और अगर देर से लॉन्च करते हैं तो मंगलयान पीछे रह जाएगा और दोनों ही मामलों में ये मिशन फेल हो जाएगा। मंगलयान को इस क्रूशल विंडो में ही लॉन्च किया जाना था, तो ये जिम्मेदारी पीएसएलवी और इसरो साइंटिस्ट्स के कंधों पर ही आई, जिन्हें अब एक इनोवेटिव फ्लाइट प्लान तैयार करना था। अगर हम एक अनोखा मिशन डिजाइन बना पाते हैं तो इंडिया खुद के पीएसएलवी के जरिए ही स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर पाता। एंड वी डिसाइडेड कि ये एक टेक्नोलॉजी मिशन होने वाला है जो साबित कर देगा कि इंडिया मार्स के ऑर्बिट में भी स्पेसक्राफ्ट भेज सकता है। और जो प्लान पेश किया गया वो काफी डेयरिंग था और इंडिया ने पहले कभी इसे ट्राई नहीं किया था। साइंटिस्ट्स एक ऐसा बड़ा मास ऑर्बिटर बनाने वाले थे जो भारत द्वारा अब तक बनाए गए सबसे फास्ट और इंटेलिजेंट स्पेसक्राफ्ट्स में से एक था और फिर इसे पीएसएलवी पर लोड किया जाना था। इसे पहले अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया जाने वाला था। इसके बाद साइंटिस्ट्स इसे पृथ्वी के चारों तरफ घुमाते, धीरे धीरे की वेलोसिटी बढ़ाते और इस ऑर्बिट लेवल्स को इतना बढ़ाते कि इसकी रफ्तार पृथ्वी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से अलग हो जाने लायक बन जाती। फिर इसे मार्स के रास्ते पर बढ़ाया जाता और ये लगभग 300 दिन में 65 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करता। मंगलयान स्पेस में 20 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा की स्पीड पर जाने वाला था। अर्थ पर इतनी स्पीड से सफर करके करीब 9 मिनट में ही नई दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंचा जा सकता है। मंगलयान इतनी ही रफ्तार से मार्स की तरफ जाने वाला था। इसके बाद रेड प्लैनेट की सतह के करीब 500 किलोमीटर नजदीक पहुंचकर मार्स ऑर्बिट में दाखिल होने वाला था। मार्स ऑर्बिटर मिशन के पूरे इंडिया में सेंटर्स थे और हरी झंडी मिलने पर वो इस चुनौती भरी इंटरप्लैनेटरी जर्नी को अंजाम देने के लिए 24 घंटे काम कर लगते। बेंगलुरु के इसरो सेंटर्स ने मंगलयान को डिजाइन किया, बनाया और टेस्ट किया। अहमदाबाद में इसे कैमरा और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए और इसे लॉन्च किया जाना था श्रीहरिकोटा से। बियालालू के डीप स्पेस एंटेना इसके कम्युनिकेशन को ट्रैक करने वाले थे और बेंगलुरु का मिशन कंट्रोल रूम इसे मॉनिटर और नेविगेट करता। मंगलयान की ड्रीम टीम में ऐसे जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे जिन्होंने पिछले 3 से 4 डेकेड्स में भारत के कई सैटेलाइट मिशंस में काम किया था। के राधाकृष्णन लॉन्च के वक्त इसरो के चेयरमैन थे और मार्स के इंडिया मिशन के लिए अहम रोल निभा रहे थे। एएस किरण कुमार को सैकड़ों वर्स्ट केस सिनेरियोस के बारे में सोचना था। उनकी सबसे बड़ी चिंता फ्यूल के इस्तेमाल को लेकर थी। एम अन्नादुरई ने इंडिया के पहले मून मिशन चंद्रयान 1 को लीड किया था। उसी एक्सपीरियंस बल पर वो एक कम खर्चीला मार्स मिशन डिजाइन करने वाले थे। एस अरुणन का सबसे बड़ा चैलेंज था एक ऐसा इंटेलिजेंट स्पेसक्राफ्ट बनाना जो ऑटोनमस हो या अपने बुद्धि अपने ज्यादातर काम कर सके। इस टीम के लीड मेंबर्स कामयाब लूनर मिशन चंद्रयान 1 पर काम कर चुके थे, लेकिन ये उनका पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। उनकी साइंटिफिक एक्सपर्टीज की टेस्टिंग हर मोड़ पर नहीं थी। चंद्रयान के लिए हमने जो किया उसे ग्रेजुएशन कहा जा सकता है और चंद्रयान से मार्स तक को कह सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी एक अगले कदम जैसा है। मतलब पहले सीखी गई हर चीज को इस्तेमाल किया गया चंद्रयान में, फिर मार्स में, मतलब इसका पूरा फायदा हुआ। 1335 किलोग्राम वजन वाला मार्स ऑर्बिटर सैटेलाइट एलिप्टिक ऑर्बिट में एंटर करेगा। लॉन्च सेंटर में काफी गहमा-गहमी है। साइंटिस्ट को इस लिफ्ट ऑफ के हर पहलू की निगरानी और मंगलयान के 300 दिन से ज्यादा की स्पेस जर्नी को लगातार ट्रैक करना होगा। उन्हें हर स्टेज पर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी और इंडिया अकेले ये काम नहीं कर सकता। इस ट्रैक के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत ये थी कि हमें कंट्रोल सपोर्ट के लिए लगातार मास डेटा मिलता रहे। तो हमने पूरी दुनिया में अलग अलग ग्रहों पर 32 एंटेना ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट एस्टेब्लिश की। लॉन्च के दौरान श्रीहरिकोटा, पोर्ट ब्लेयर, ब्रुनाई और इंडोनेशिया के ग्राउंड स्टेशंस रॉकेट को ट्रैक करके
डेटा को मिशन टीम तक रिले करने वाले थे, लेकिन जब रॉकेट साउथ पैसिफिक ओशन के ऊपर पहुंचता तो ग्राउंड स्टेशंस उसे ट्रैक नहीं कर पाते और मिशन टीम बिना कम्युनिकेशन के कुछ नहीं कर पाती। काफी सोच विचार के बाद आखिर एक सोल्यूशन सामने आया। पावरफुल एंटेना के साथ 2 शिप को पैसिफिक में तैनात किया जाना था और वही दोनों लॉन्च के इस हिस्से इंफॉर्मेशन भेजने वाले थी। लेकिन तभी टीम के सामने पहली मुश्किल आई। खराब मौसम की वजह से एक शिप समय पर अपनी लोकेशन पर नहीं पहुंच सकी। लॉन्चर के प्रिपरेशन में देरी हो गई। वजह ये थी कि शिप को जिस लोकेशन पर होना चाहिए था वो वहां पहुंची नहीं, क्योंकि पैसिफिक में मौसम बहुत खराब हो गया था। ये अच्छी खबर नहीं थी कि मिशन टीम के पास मंगलयान को लॉन्च करने के लिए वक्त बहुत कम था। खराब मौसम की वजह से ओरिजिनल लॉन्च प्लान में रुकावट आ गई और साइंटिस्ट्स को लिफ्ट ऑफ से पहले ही एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इंडिया के मिशन टू मार्स टीम के सामने एक चैलेंज आ गया है। मंगलयान के लॉन्च के दौरान ट्रैकिंग के लिए जरूरी पावरफुल एंटेना को ले जा रही 2 शिप्स में से एक खराब मौसम की वजह से अपनी लोकेशन पर नहीं पहुंच पाई। ऐसे में मिशन टीम को अपनी कैलकुलेशंस में बदलाव करके एक नई लॉन्च डेट तय करनी पड़ी। दृष्टि से बेहद जटिल और कठिन है। पहले लॉन्च किया जाना था अक्टूबर के एंड में, लेकिन खराब मौसम की वजह से व्हीकल ट्रैकिंग शिप अपनी लोकेशन पर नहीं पहुंच पाई, तो सारी अरेंजमेंट्स डिले हो गई। फिर लॉन्च का डेट हो गया नवंबर 5। श्रीहरिकोटा के इन बच्चों के लिए तो आसमान में उड़ते रॉकेट्स को देखना एक आम सी बात होगी, लेकिन नवंबर की दोपहर लिफ्ट ऑफ करने वाला रॉकेट हिस्ट्री बनाने वाला है, क्योंकि ये भारत के पहले इंटरप्लैनेटरी मिशन मंगलयान को लॉन्च करेगा, जो इंडिया की तरफ से मार्स का ऑर्बिटर होगा। 5 नवंबर 2030 सतीश धवन लॉन्च सेंटर, श्रीहरिकोटा, इंडिया। आज है लॉन्च का दिन और पूरी दुनिया की निगाहें इंडिया पर हैं। किसी को यकीन नहीं था कि इंडिया इस मिशन को अंजाम दे पाएगा, तो हमने जब लॉन्च की डेट अनाउंस भी कर दी थी तब भी एक क्वेश्चन मार्क सबके दिमाग में मौजूद था। कोई भी हमें सीरियसली नहीं ले रहा था। तो जब लॉन्च एक्चुअली हो गया तब उन्हें यकीन हुआ कि वाकई एक सैटेलाइट को तैयार करके लॉन्च किया जा चुका है। इसमें आपको सीधे लिए चलते हैं रॉकेट बहुत ही नजदीक, जहां साइंटिस्ट्स ब्लास्ट ऑफ की तैयारी में थे। अपनी तैयारी में आरंभ किया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2. श्रीहरिकोटा, पोर्ट ब्लेयर, ब्रुनाई और इंडोनेशिया के स्टेशन सिग्नल भेजने लगे, जिससे लॉन्च के पहले 3 फेज की कामयाबी कंफर्म हो गई। रॉकेट इसके बाद 26 मिनट तक साउथ पैसिफिक ओशन के ऊपर क्रूज करता रहा और किसी भी ग्राउंड स्टेशन को 10 मिनट तक उसके सिग्नल नहीं मिले। इसके बाद आया क्रुशियल 4th स्टेज, जब मंगलयान लॉन्च व्हीकल से अलग हुआ और ऑर्बिट में पहुंच गया। इस स्टेज पर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी था और यहीं पर इन 2 शिप्स का रोल सामने आता है। टीम बड़ी बेताबी के साथ सिग्नल का वेट रही थी ताकि पता चल सके कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। पहली शिप की नजर रॉकेट इंजन के इग्निशन पर थी। कुछ मिनट बाद दूसरे शिप ने क्राफ्ट सेपरेशन को मॉनिटर किया। मंगलयान आखिरकार अर्थ के एलिप्टिकल ऑर्बिट में पहुंच गया। हमने बहुत ही एक्यूरेट ऑर्बिट अचीव कर ली है।
कमांड सेंटर में हर तरफ खुशी छा गई। 16.4 के बाद और इस समय हम 2026 भारत के मार्स मिशन में मीडिया की दिलचस्पी को देखते हुए कमांड सेंटर के एक्शन को टीवी पर लाइव दिखाया गया, सोशल मीडिया पर भी इसे शेयर किया गया। पूरी दुनिया ने इसे देखा। मुश्किल होता है कि घड़ी बहुत महत्वपूर्ण। हम आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम क्लियर थे कि ये कॉम्प्लेक्स मिशन है और हमें यही बात पूरी कंट्री को भी बतानी थी। हमने सोशल मीडिया को यूज किया। देश की यंग जनरेशन में साइंस पर, इस टॉपिक पर डिस्कशन किया गया और देखिए आज तक हमें 10 लाख लाइक्स मिल चुके हैं। इधर इंडिया अपने मार्स ऑर्बिटर के कामयाब लॉन्च का जश्न मना रहा था, तो उधर अमेरिका ने भी अपने मार्स मिशन मेवन को लॉन्च कर दिया। अमेरिका के पास एक पावरफुल लॉन्च व्हीकल था जिसने मेवन को मार्स तक के सीधे रास्ते पर भेज दिया। अब स्टेज सेट हो चुका था। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए इंडिया पर बहुत प्रेशर था। इंडिया फेल नहीं हो सकता था। मंगलयान सिर्फ 15 महीने के रिकॉर्ड टाइम और 7 करोड़ 40 लाख अमेरिकन डॉलर के बजट में बनाया गया था, जबकि नासा के मार्स ऑर्बिटर मेवन का बजट 67 करोड़ अमेरिकन डॉलर था। इसे सिर्फ 7 करोड़ डॉलर बनाया गया। इससे न सिर्फ पैसे की भारी बचत हुई, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंटरप्लैनेटरी मिशंस को नई नजर से देखने का रास्ता भी खुला, जिन पर 10 करोड़ डॉलर से कम लागत आती है। ISRO सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड टेस्ट एस्टैब्लिशमेंट। इंडिया के मंगलयान जैसे बेहद सस्ते स्पेसक्राफ्ट्स को बेंगलुरु के इसरो की इस हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में बनाया जाता है। साइंटिस्ट खास तौर पर डिजाइन किए गए एक क्लीन रूम में काम करते हैं। धूल मार्स ऑर्बिटर जैसे डीप स्पेस सैटेलाइट्स की एक बहुत बड़ी दुश्मन होती है। धूल का एक जरा सा कण सिस्टम को जैम करके बड़ी तबाही पैदा कर सकता है। मंगलयान एक बहुत ही छोटा चौकोर यान है। ये किसी ऑटो रिक्शा से जरा छोटा, लेकिन उससे 3 गुना वजन होता है। मंगलयान पर लगे सिस्टम्स मिनिएचर्ड और हल्के वेट के होते हैं। आपको चीजें छोटी चाहिए क्योंकि उन्हें आपको दूर से दूर भेजना होता है। बेसिकली इसमें मिनिएचराइजेशन का लेवल बहुत हाई होता है, जिसे पहले कभी ट्राई नहीं किया गया है। मंगलयान का ब्रेन एक बेहद इंटेलिजेंट सिस्टम होता है, जिसके जरिए ये करोड़ों किलोमीटर दूरी से मिशन टीम से बात करता है और खुद ब खुद काम भी करता है। सोलर पैनल्स इस ब्रेन को पावर देंगे, लेकिन बैकअप के लिए इसमें एक लिथियम आयन बैटरी भी है। इसके हाई पावर्ड एंटेना डायरेक्शन अर्थ तरफ होगी ताकि ये मैसेजेस को सेंड और रिसीव कर सके। स्टार सेंसर्स और जायरोस्कोप्स नेविगेशन एड की तरह काम करके ऑर्बिटर को उसके सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। इसके 5 इंस्ट्रूमेंट्स मार्स के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन धरती पर भेजेंगे। इसका इंजन लिक्विड फ्यूल से चलता है। इसे इस फ्यूल का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना होता है। 61 करोड़ किलोमीटर से भी लंबी यात्रा के दौरान इसके पास दोबारा फ्यूल लेने के लिए कोई जगह नहीं होगी और मिशन टीम के लिए ये उसके सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक था। कामयाब लॉन्च के बाद मंगलयान को पृथ्वी के पास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रखा गया है। अगले 25 दिनों के दौरान साइंटिस्ट्स मंगलयान के इंजन को 6 बार चालू करेंगे ताकि इसका ऑर्बिट बढ़ता जाए और इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाए कि पृथ्वी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकल सके। मंगलयान के मामले में हम क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए वो रेड बॉल मंगलयान है। हम इसे अर्थ के इर्द गिर्द बड़े और तेज लूप्स घुमाएंगे जब तक इसकी वेलोसिटी काफी तेज ना हो जाए, और जब हमें वो वेलोसिटी मिल जाएगी हम इसे मार्स की तरफ बढ़ा देंगे। हर स्टेज पर गलती की गुंजाइश कम हो जाती है क्योंकि फ्यूल को बर्बाद नहीं किया जा सकता। मंगलयान पृथ्वी के इर्द गिर्द ऑर्बिट को बढ़ाने से जुड़े 3 ऑपरेशंस पूरे कर चुका है और हर एक ऑपरेशन पहले से बड़ा है। तभी साइंटिस्ट्स के सामने एक और रुकावट आ जाती है। चौथी बार जब इंजन को फायर किया गया तो उसने अनपरफॉर्म किया और वो तय वेलोसिटी तक नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब है कि मंगलयान को इस मिशन को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। PS किरण को मैथमेटिकल मॉडलिंग में महारत हासिल है और उसी की वजह से वो मार्स के साथ मंगलयान की मुलाकात के लिए एक सही रास्ता बना पाए। उन चिंता थी कि इस तरह की रुकावटें मार्स से मंगलयान की मुलाकात पर असर डालती हैं। मेन इंजन बंद हो गया था किसी ऑनबोर्ड लॉजिक की वजह से। तो हुआ ये कि हम उस मैनूवर में उतनी वेलोसिटी नहीं जनरेट कर पाए जितनी हमें जरूरत थी। इस पूरे मिशन के दौरान हमारी सारी प्रॉब्लम्स खासतौर पर
एक ही वजह से पैदा हुई और वो था अमाउंट ऑफ फ्यूल जो क्राफ्ट कैरी करता। अगर कोई गड़बड़ होती तो करेक्शन और रिकवरी के लिए फ्यूल का जो अमाउंट बचता उससे शायद हम कभी मार्स तक न जा पाते। काफी बातचीत के बाद टीम ने एक और बार इंजन को फायर करने के बारे में सोचा ताकि मंगलयान उतनी वेलोसिटी पकड़ सके जितनी की जरूरत थी। स्पेस साइंटिस्ट टेंशन में हैं, लेकिन वो भी शांति से इस प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। उस वक्त हमारे सामने कई सिनेरियो मौजूद थे और ऐसे करीब 250 रीजन थे जो शायद हमें इस मिशन में नाकाम कर सकते थे। तो अगर इनमें से किसी भी वजह से हम फेल होते तो हम उसे करेक्ट भी कर सकते थे। हम इसमें फ्यूल की मदद ले सकते थे। तो बाकी की ट्रैवलिंग और क्राफ्ट को मार्स तक भेजने के लिए इसमें काफी फ्यूल था। एक बार फिर इंजन चालू करने की कोशिश में मिली कामयाबी से मंगलयान ने कमी को पूरा कर लिया और करेक्शन कामयाब रहा। पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ने से पहले मंगलयान के पास बस अब कुछ दिन बचे थे और एक फेयरवेल मैसेज के तौर पर इसने अपनी पहली पिक्चर पृथ्वी पर भेजी। सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद। ये पिक्चर इसने अपने शानदार मार्स कलर कैमरा से खींची जो बना था अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। ये कैमरा और इस सेंटर में डिजाइन किए गए दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स इस मिशन के लिए बहुत अहमियत रखते थे, क्योंकि इन्हीं के जरिए मंगलयान मार्स की सतह और एटमॉस्फेयर स्टडी करके इस इंफॉर्मेशन को वापस पृथ्वी पर भेज सकता था। स्पेस रिसर्च के लिए ये सारी हाई एंड इंजीनियरिंग इनोवेशन लोकल टैलेंट नहीं थी। हमें ऐसे पेलोड्स डिजाइन करने थे जो मास और पावर के बजट में फिट हो सकें। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स थे ताकि हमारा इंस्ट्रूमेंट लाइट वेट हो और यूज करे लो पावर। मंगलयान पृथ्वी को गुड बाय कहने और मार्स की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी में था। ट्रांसमार्स इंजेक्शन मनूवर को हमने प्लान करके एग्जीक्यूट किया। मैं कहूंगा कि एक ऑपरेशन के तौर पर ये काम परफेक्ट रहा। इंजन को फायर किया गया और इसके कारण मंगलयान पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकलकर मार्स तरफ अपनी इंटरप्लैनेटरी जर्नी पर रवाना हो गया। इंडिया की स्पेस हिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो गई थी। मंगलयान पृथ्वी से जितनी दूर जाता उसके साथ कांटेक्ट खत्म होने का खतरा उतना ही ज्यादा था। आउटर स्पेस में अनजान इलाके की तरफ इसके बढ़ने के दौरान सटीक नेविगेशन और कम्युनिकेशन मार्स तक पहुंचने की इंडिया की उम्मीद को कायम रख भी सकता था और खत्म भी कर सकता था। इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मंगलयान अब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा की स्पीड पर मार्स की तरफ बढ़ रहा था। साइंटिस्ट को लगता है कि मार्स पर जीवन की शुरुआत से जुड़े कुछ सीक्रेट्स मौजूद हो सकते हैं। और देखिए, ये भी माना जाता है कि कुछ डिकेड्स बाद इंसान मार्स पर अपनी बस्तियां भी बसा पाएगा। फ्यूचरिस्ट्स मार्स के पृथ्वी के नजदीक होने की वजह से इसमें दिलचस्पी रखते हैं। कई मायनों में ये एक छोटी पृथ्वी जैसा है। इसकी सतह काफी कुछ पृथ्वी जैसी है और इसके एक दिन की अवधि 24 घंटे से थोड़ी ज्यादा है। मार्स पर एक साल पृथ्वी के 2 साल के बराबर होता है और मार्स पर वजन पृथ्वी के मुकाबले लगभग 1/3 कम होता है। पृथ्वी की ही तरह यहाँ वोल्केनोज, कैनियंस और पोलर आइस कैप्स भी हैं। यही बात स्पेस साइंटिस्ट्स को एक्साइट करती है कि वहाँ फ्यूचर में कॉलोनीज बसाई जा सकती हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने मुझसे कहा था, अर्थ, मून एंड मार्स आर ऑल पार्ट ऑफ वन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। उन्हें लगता था कि मून पर भी माइनिंग होगी, मार्स पर भी माइनिंग होगी और ह्यूमन रेस बड़ी ही आसानी के साथ अर्थ, मून और मार्स के बीच ट्रेवल किया करेगी। मंगलयान पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ने के बाद मार्स की तरफ बढ़ते वक्त करीब फ्रिक्शनलेस वैक्यूम में है। इसके इंजन को स्विच ऑफ कर दिया गया है और इसे 300 दिन बाद तब चालू किया जाएगा जब ये मार्स के नजदीक पहुंचेगा।
मंगलयान एक अनजान और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में है। क्योंकि ये सूरज से दूर होता जा रहा है, इसे शून्य से भी 150 डिग्री सेल्सियस नीचे के टेम्परेचर का सामना करना पड़ सकता है। इसरो साइंटिस्ट से इस सिचुएशन के लिए तैयारी कर ली थी। मंगलयान को एक वैक्यूम एनवायरनमेंट, हाई वाइब्रेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन और साउंड के हाई लेवल्स को झेलने के लिए टेस्ट किया गया था ताकि ये इस लंबी जर्नी के लिए तैयार हो सके। इसकी टेस्टिंग से जुड़ी जरूरतें काफी ज्यादा थी क्योंकि हमें कई सिनेरियोज को सिमुलेट करना था। इसलिए हमें अर्थ पर ऐसे हजारों कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करने की जरूरत थी ताकि उसके कुछ पार्ट्स स्पेस में फेल ना हो जाएं। इंडिया का मार्स ऑर्बिटर अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो ये मार्स के ऑर्बिट में 24 सितंबर 2014 तक पहुंच जाएगा। लेकिन मिशन टीम जानती है कि ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। तो अगर सिर्फ डीप स्पेस ही नजर आता हो तो उसमें किसी स्पेसक्राफ्ट को नेविगेट से किया जाए। सैकड़ों साल पहले भारत के पुराने एस्ट्रोनॉमर्स जैसे आर्यभट्ट और ब्रह्ममीर ने बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके स्टार्स और प्लैनेटरी मूवमेंट्स को मैप किया था। एंशिएंट एक्सपर्ट्स रात में दिखने वाले स्टार्स के जरिए नेविगेशन और एक्सप्लोरेशन करते थे। इसी तरह हमारी मार्स मिशन टीम ने भी स्पेसक्राफ्ट के आसपास मौजूद स्टार्स का इस्तेमाल करके अपनी सही डायरेक्शन को जाना और मार्स की तरफ सही आगे बढ़ी। और इस टीम को लीड किया नंदिन हरिनाथ और ऋतु परिधल ने, जो पावर और कम्युनिकेशन मॉनिटर करती हैं और मंगलयान को सही रास्ते पर बनाए रखती हैं। इस बात को लेकर काफी एंजाइटी थी कि चीजें ठीक से काम करेंगी या नहीं काम करेंगी। मंगलयान के अपनी डायरेक्शन से भटकने के कई कारण हो सकते थे। सूरज के रेडिएशन या इंजन की फायर से स्पेसक्राफ्ट की बॉडी पर फोर्स पड़ सकती थी, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट किसी बॉल की तरह घूम या वॉबल कर सकता था। जरूरत है इसे मॉनिटर करने की, करेक्ट करने की, ताकि इन्हें जो ऑर्बिट अचीव की है वो प्रिसाइज हो। अब इस टीम के सामने एक बड़ा काम ये था कि ये मंगलयान के एंटेना की डायरेक्शन को पृथ्वी की तरफ बनाए रखे कि मिशन टीम लाखों किलोमीटर की इस दूरी के बावजूद इससे कम्युनिकेट कर सके। यहाँ पृथ्वी पर ही लगातार मोबाइल कम्युनिकेशन बनाए रखना एक चैलेंज होता है, तो ये तो वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बेंगलुरु, कर्नाटक। और मंगलयान से कांटेक्ट बनाने का काम कर रहा था ये लाउड माउथ या डीप स्पेस एंटेना, जो बेंगलुरु बाहर मौजूद एक छोटे से कस्बे बेलालू में मौजूद है। ये एंटेना असल में बेहद सेंसिटिव कान कहा जा सकता है। एंड लाउड माउथ एंटेना का मतलब है बहुत ही ज्यादा नॉइज के बावजूद किसी कमजोर सिग्नल को करने की काबिलियत वाला एंटेना। इसके जरिए हम बेहद वीक सिग्नल को भी पकड़कर डिकोड कर पाते हैं। एट द सेम टाइम वी हैव टू पंप एन एक्स्ट्रा वेरी हाई पावर लेवल जो हम ग्राउंड स्टेशन से भेजते हैं। मंगलयान पोजीशन के हिसाब से उसे कोई मैसेज भेजने या रिसीव करने में 8 से 43 मिनट के बीच का वक्त लगता है। पृथ्वी से कोई मैसेज भेजने के लिए ये एंटेना 20 किलोवाट पावर इस्तेमाल करता है, यानी मस्त तक काफी जोर की आवाज निकालनी पड़ती है। इधर बेंगलुरु के मिशन कंट्रोल रूम में काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। मंगलयान अब मार्स के नजदीक पहुंच रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान साइंटिस्ट्स ने मंगलयान के रास्ते को सुधारा है, उस स्पीड को एडजस्ट किया है और उसके कंट्रोल्स को चेक और क्रॉस चेक भी किया है। खास पल अब आने ही वाला है जब मंगलयान मार्स के ऑर्बिट में दाखिल होगा, लेकिन सफर का ये हिस्सा चैलेंज से भरा है। मिशन टीम पर बहुत प्रेशर है और एक चीज को लेकर ये चिंता में भी है, ये है मंगलयान का इंजन। इसी इंजन को करीब 9 महीने के ट्रैवल करने के बाद फिर से काम शुरू करना होगा। मंगलयान 20 किलोमीटर पर सेकेंड से भी ज्यादा की स्पीड पर फ्रिक्शनलेस वैक्यूम में अपने इंजन को चालू किए बिना आगे बढ़ता रहा है। इंजन को पिछली बार 300 दिन पहले चालू किया गया था ताकि मंगलयान की स्पीड बढ़ाकर उसे पृथ्वी की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकाला जाके इसे अब मार्स ऑर्बिट में दाखिल होने के लिए दोबारा चालू करना होगा। सबसे बुरा होता कि वो नजदीक से निकल जाता या शायद हम उसे मार्स के ऑर्बिट में कैप्चर ही ना कर पाते। अब ये एक चक्कर काट कर दोबारा मार्स के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर ही निकल जाता।
वर्षों की कड़ी मेहनत और प्लानिंग, दिन रात की केयरफुल ट्रैकिंग के बाद अब वो पल आ पहुंचा है जहां इन लोगों के सामने ढेर सी मुश्किलें खड़ी हैं। क्या इंजन अहम वक्त पर चालू हो पाएगा ताकि मंगलयान कामयाबी से मार्स के ऑर्बिट में दाखिल हो सके? सैटेलाइट इतने दिन जैसे एक कोमा में था और फिर इसे जगाया जाना था। तो इसकी तुलना आप रामायण में मौजूद कुंभकर्ण से कर सकते हैं, जो हमेशा सोता रहता है, जब जागता है तो युद्ध के लिए तैयार। मिशन कंट्रोल रूम बेंगलुरु। मिशन कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट्स टेंशन में हैं। इंडिया का स्पेसक्राफ्ट मंगलयान प्लैनेट मार्स के ऑर्बिट में दाखिल होने की तैयारी कर रहा है। हर किसी को यही चिंता है कि जिस इंजन को तकरीबन 300 दिन पहले बंद किया गया था, क्या वो चालू हो पाएगा ताकि स्पेसक्राफ्ट अपने मिशन में कामयाब हो सके। इसी इंजन को करीब 9 महीने के ट्रैवल करने के बाद फिर से काम शुरू करना होगा। तो इसका मतलब है कि शुरुआती ऑपरेशंस की जरूरत और बाद में उसकी जरूरत के बीच एक लंबा गैप है। अब 300 दिन के बाद इंजन को फिर से ऑन किया जाना था ताकि वो मार्शियन ऑर्बिट में दाखिल होने के लिए अपनी स्पीड घटाने के एक कॉम्प्लिकेटेड मूवर को अंजाम दे सके। शुरुआत में हमारा काम था कि इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया जाए, बट ऑन सितंबर 24 हमारा काम था उसकी वेलोसिटी कम करना, वो भी बिल्कुल सही वक्त पर। ऐसा इसलिए ताकि ये क्राफ्ट प्लैनेटरी सिस्टम से उड़ता हुआ ना निकल जाए और मार्स के आसपास टिका रहे। ये काम स्पेसक्राफ्ट को उल्टा करके किया गया और लिक्विड इंजन को उल्टी दिशा में फायर किया गया। मार्स के कई मिशंस इस स्टेज पर फेल हो चुके थे। अगर वेलोसिटी को एकदम सही ढंग से एडजस्ट ना किया जाता तो मंगलयान या तो मार्स की सतह से टकरा जाता या फिर अपने इंटेंडेड ऑर्बिट में दाखिल ना होकर स्पेस में भटकने लगा। डी-डे मार्स ऑर्बिट इंसर्शन से 2 दिन पहले फैसला लिया गया कि इंजन को टेस्ट करके देखा जाए कि क्या वो स्टार्ट होता है। मंगलयान का इंजन बिना किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट हो गया। आखिरी ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैनूवर जो MOI से 41 घंटे पहले हुआ, तक किया गया कि मेन लैम इंजन को ट्राई किया जाए। उस दिन इंजन ने 4 सेकंड तक बढ़िया ढंग से परफॉर्म किया और जो हम पाना चाहते थे वो हमें मिल गया। साइंटिस्ट्स को कुछ वक्त ये राहत मिली, लेकिन असली चैलेंज तो अभी आगे मौजूद था। अमेरिका से खबर आई कि उसका मार्स ऑर्बिटर मेविन कामयाबी से मार्शियन ऑर्बिट में दाखिल हो चुका। तो क्या अब इंडिया भी मंगलयान के मामले में ऐसा ही कर पाएगा? मार्स सैटेलाइट के ऑर्बिट में दाखिल होने के लिए हमारे पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए हम फेल नहीं हो सकते। करेक्शन करने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि हमारे पास फ्यूल बहुत ही कम था। आज तक और दूसरे जितने भी मिशन हुए हैं वो अपने साथ इतना फ्यूल लेकर चलते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, कोई गलती हो भी जाती है, तो उनके पास रिकवर करने और मिशन को कामयाब बनाने के लिए पूरा मौका होता है। साइंटिस्ट्स के सामने बहुत सारी रुकावटें मौजूद थीं। ये पल इसलिए भी और मुश्किल भरा हो गया क्योंकि मार्शियन ऑर्बिट में दाखिल होते वक्त मंगलयान रेड प्लैनेट के पीछे जाने वाला था, जिससे पृथ्वी और मिशन टीम के साथ उसका कम्युनिकेशन खत्म हो जाता। इसका मतलब था कि अब मंगलयान को ऑटो मोड पर काम करना था। कमांड्स पहले से ही फीड कर दिए गए थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। मंगलयान का इंटेलिजेंस सिस्टम या उसका ब्रेन सोलर पैनल से चलता है, लेकिन इंसर्शन के समय मंगलयान तक पहुंचने वाली धूप मार्स की वजह से रुक जाती और उसे जरूरी पावर नहीं मिल पाती। The amount of power जितना सैटेलाइट को चाहिए ताकि उसके सिस्टम्स फंक्शन करें वो है 800 वॉट्स, यानी 8 into 100 वॉट बल्ब्स। यानी सैटेलाइट को कम से कम इतनी पावर तो चाहिए ही थी, लेकिन मार्स तक जो सोलर एनर्जी पहुंचती है वो काफी कम होती है। ये वेरी भी करती है फ्रॉम 40 to 60% तक, जितनी की पावर हमें अर्थ पर मिलती है उससे। मंगलयान के डिजाइन में इस बात का ध्यान रखा गया था। इसमें एक बैकअप लिथियम आयन बैटरी
यानी मंगलयान अपनी बैटरी की पावर के बल पर ही मार्स ऑर्बिट दाखिल होने वाला था। सैटेलाइट मार्स के पीछे आने वाली थी तो ये एक ऐसी स्थिति होती जिसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट नॉन विजिबिलिटी। इसके अलावा ये एक्लिप्स में भी एंटर करती तो इसका पावर जनरेशन भी कम होता चला जाता। तो कहने का मतलब ये है कि सब बातें नेगेटिव थी। तो हमारा एक्सेस 4 मिनट के बाद खत्म हो जाता, विजिबिलिटी नहीं होती। तो मैं सबसे कहता रहा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। तो बस यही हमारा मोटो रहा। सितंबर 2014 बेंगलुरु की ये सुबह बेशक शांति से भरी है, लेकिन एक बड़ा इम्तिहान भी होने वाला है। ये इम्तिहान है भारत के सबसे डेयरिंग मिशन में से एक का। इस तहत मार्स तक की पहली इंटरप्लैनेटरी जर्नी को अंजाम दिया जा रहा है। मिशन कंट्रोल रूम में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अपनी आंखों के सामने एक नया इतिहास बनता देख रहे हैं। इंडिया के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के टॉप बॉसेस के राधाकृष्णन और एएस किरण कुमार खामोशी से इस मिशन की प्रोग्रेस पर नजर रखे हुए हैं। हमें बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स करने पड़े। हमें गुजरना पड़ा डिटेल टेस्टिंग से। टीम ने वो किया जिसे इम्पॉसिबल माना जाता था। जैसे जैसे ये टीम काम करती गई, इसकी एनर्जी और बढ़ती गई और टीम सीखती गई और इवॉल्व होती गई। अप टू सितंबर 24 ये बहुत कुछ सीखने का फेज था। और सब मिशन कंट्रोल सेंटर में उस दिन देखा होगा द बबलिंग यूथ एंड द एक्सपीरियंस्ड एल्डर्स सभी मिलजुल कर इस मिशन पर लगे हुए थे। प्लान ऑफ एक्शन को अमल में लाया जाने लगा। मंगलयान की स्पीड धीमी कर दी गई। इग्निशन से 5 मिनट पहले मंगलयान एक एक्लिप्स में दाखिल होकर मार्स शैडो में पहुंच गया। मार्स की वजह से ऑर्बिटर तक सूरज की रोशनी ना पहुंच पाने के कारण सोलर पैनल जरूरी पावर जनरेट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में मंगलयान ने अपनी लिथियम आयन बैटरी को स्विच ऑन किया। इस वक्त भी मंगलयान पृथ्वी से नजर आ रहा था। इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन 4 मिनट बाद मंगलयान मार्स के पीछे चला गया, जिस मिशन टीम के साथ उसका तमाम कम्युनिकेशन खत्म हो गया। अब अगला सिग्नल 25 मिनट बाद ही मिलने वाला था। मिशन कंट्रोल रूम में एकदम खामोशी छा गई। मंगलयान से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। ऐसे में टीम सिर्फ उम्मीद कर सकती थी कि स्पेसक्राफ्ट प्लान के मुताबिक ही ठीक ठाक बिहेव कर रहा था। वक्त जैसे कट ही नहीं रहा था। और उस समय पर वहां हो रहा होगा इस बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। हमें फाइनल रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। ये ऐसी ही है जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा में चुप्पी छा जाए। लाइफ ऐसी ही होती है और स्पेस साइंस भी ऐसी ही रही है। हमें करीब आधे घंटे के पीरियड तक इंतजार करना पड़ा। हम सोच रहे थे कि या तो सब ठीक चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा। क्या हम फिर सैटेलाइट से कनेक्ट हो पाएंगे? तो मन में उस वक्त ऐसे ही सवाल उठ रहे थे। इस अहम पल में गोल्डस्टोन कैलिफोर्निया और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नासा के ग्राउंड स्टेशंस मंगलयान पर पैनी नजर बंद हुए थे। सबसे पहले उन्हें ही इस मिशन की कामयाबी की खबर मिलने वाली थी। एक्लिप्स खत्म होते ही मंगलयान से पहला मैसेज आ गया। ये कामयाबी से मार्स ऑर्बिट में दाखिल हो गया था। साइंटिस्ट्स की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी की खुशी भी देखते बन रही थी। भारत के स्पेस प्रोग्राम में ये बहुत ही खास पल था। History has been created today.
we have dared to reach out to the unknown and have achieved the near impossible. I congratulate all ISRO scientists as well as all my fellow Indians on this historic occasion. On that day of September 24th, स्कूल के बच्चे सुबह सुबह आ गए। उन्होंने इस पूरे लॉन्च को देखा और उनमें एक नया विश्वास भी पनपा। मेरे विचार में इस मिशन से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये था कि ये जो यंग माइंड्स हैं उन्हें ये एहसास हुआ कि इंडिया कुछ ऐसा कर सकता है जिसे लोग अब तक इम्पॉसिबल समझते थे। मंगलयान मार्स के इर्द गिर्द मौजूद एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा था कि तभी उसमें लगा कैमरा भी चालू हो गया और एक्साइटिंग पिक्चर्स अर्थ तक पहुंचने लगी। ये है मार्स की एक पूरी पिक्चर। वोल्केनोज, लार्ज कैनियन रेंजेस, वाटर वेपर क्लाउड्स, फोबॉस जो मार्स के 2 नेचुरल मून्स में से एक है। नासा का स्पेसक्राफ्ट क्यूरियोसिटी रोवर पहले ही मार्स पर मौजूद था और उसने मंगलयान का वेलकम किया। क्यूरियोसिटी के ट्विटर हैंडल ने पोस्ट किया, नमस्ते, और मंगलयान ने जवाब दिया, हाउडी। मेवन टीम ने मार्स पर पहुंचने के लिए इसरो को बधाई दी। इंडिया का ऑर्बिटर भी इस रेड प्लैनेट को स्टडी करने से जुड़े मिशन में शामिल हो गया। इस तरह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मार्स तक एक कामयाब मिशन भेजने वाली चौथी एजेंसी बन गई। पहली ही कोशिश में ऐसा करने वाली ये एशिया की पहली एजेंसी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारे इस मिशन को बेहद अनोखा बताया। फॉर द सिंपल रीजन ये काम इतने कम समय में हुआ। ये सब कुछ किया गया एक बहुत ही स्मॉल बजट में। अब जब भी कोई अगला इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा, दुनिया इंडिया की अनदेखी नहीं कर पाएगी, इंडिया भी उसका हिस्सा होगा। तो मंगलयान मिशन से हमें ये बड़ा फायदा हुआ है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही बना रहेगा कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी को कैसे देश के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फिल्म को बनाने के वक्त मंगलयान मार्स के इर्द गिर्द 100 से ज्यादा ऑर्बिट पूरे कर चुका था। ये आज भी वहां से कीमती डेटा भेज रहा है। ये प्लैनेट हमारे लिए अब इतना दूर भी नहीं रह गया है।